हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एससीईआरटी ज्योग्राफी 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश का आकार विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हैं, तो दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान फैले हैं। अर्थात यहाँ सभी प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। यह सभी स्थलाकृतियाँ सभी जगह एक समान नहीं है। विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ से ढका है, तो कहीं उन पर घने वन उगे हुए हैं। इसी प्रकार नदियाँ पठारी भाग को काट छाँट कर उबड़ खाबड़ बना दिया है। विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियों की खड़ी कगार ने प्रभावित किया है। भारत का वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण की भी भूमिका अहम रही है। भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित हैं, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर सहमति दी है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूप्रपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है। भारत का प्रदेशीय पठार इसी का एक हिस्सा है। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग तुजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया है, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम डब्ल्यू.जी. मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 6 बड़ी एवं 9 छोटी छोटी प्लेटों से बनी है। ये प्लेटें हैं: बड़े प्लेट ऑस्ट्रेलियाई, भारतीय भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, प्रशांत भूखंड और अंटार्कटिक भूखंड। छोटे प्लेट अरेबियन, फिलीपीन, जुआन दो फूका, कोकोस, नजका, स्कैटिया, कैरिबियन, सोमालिया, बिस्मार्क। प्लेट धरातल के वे दृढ़ क्षेत्र होते हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। दो प्लेटों के बीच विवर्तनिकी अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, दो प्लेटों के बीच किसका निर्माण होता है? तो विवर्तनिकी अथवा प्लेट सीमांत का। ठीक है। प्रदेशीय पठार भूप्रपट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भाग भारत का सबसे प्राचीन, कठोर एवं मूल भूखंड है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के शैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है। इस कारण मोड़, गलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है और विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तो वो विनाशी प्लेटें सीमांत का निर्माण करती है। वहीं कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, तब क्या होता है? तब निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। वहीं जब दो प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो उसे संरक्षी प्लेट सीमांत कहते हैं। जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकराकर टूट जाती है या प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास भी इसी प्रकार की गतियों से हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। पृथ्वी की इस आयु को 4 महाकल्पों में बांटा गया है: अजैविक, पुराजैविक, प्रारंभिक, मध्यजीवी, द्वितीय, नूतन जीव। पुनः इसे कल्प में बांटा गया है। पूर्व कैम्ब्रियन की सबसे लंबी अवधि रही है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से लगभग 55 करोड़ वर्ष पहले समाप्त हुआ। भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलियाई भूमि से अलग होकर अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने के कारण अपने से बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व ओलिगोसिन कल्प में इन टकरावों से दोनों प्लेटों के बीच स्थित तेथिस भूसनती के अवसादी चट्टानों में बलन पैदा हो गया और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, जिनके निर्माण का कार्य आज भी जारी है। प्लेटों की गति प्रतिवर्ष आर्कटिक कटक के निकट 2.5 सेंटीमीटर और प्रशांत महासागर में 5 से 18 सेंटीमीटर है।
पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था और इसके मध्य में तेथिस सागर था। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है और वास्तव में यही भाग भारत की आधार भूमि है। हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में तेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उनमें अवसादों के निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। सागरों से टकराती लहरों और पठार से निकलने वाली नदियों के अवसादी निक्षेप से समुद्र तटीय मैदान का विकास हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जित उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप के द्वारा हुआ है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग, 28% पठारी क्षेत्र, 18% पहाड़ी और 43% भूभाग मैदानी है। पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है। इसके विपरीत मैदान एवं तटीय क्षेत्र में औसत ऊंचाई 160 मीटर से भी कम पाई जाती है। उत्तर के पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई 1200 मीटर से 6000 मीटर तक है और इस भूभाग में कुछ शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी अधिक है और इनमें अधिकतर चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। यहाँ दबाव के कारण परिवलन एवं क्षेप भ्रंश मिलते हैं। झीलों के निक्षेपित होने से बृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। इनमें कश्मीर में डल एवं वुलर झीलें अवशेष के रूप में इसके प्रमाण हैं। उत्तर की ओर उच्च भूमि के मध्य में 1000 मीटर से भी अधिक गहरी गार्ज पाई जाती है, जिसमें कई नदियां प्रवाहित होती है। इस भूभाग के दक्षिण में भी कई महत्वपूर्ण घाटियों का विकास हुआ है। हिमालय पर्वत पमीर घाट से निकलकर पूरब की ओर जाता है। यह दक्षिण की ओर चाप बनाते हुए उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने के उपरांत यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां ये पटकोई, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा लुसाई, मिजोरम पहाड़ियों के नाम से विख्यात है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी हिमालय का ही भाग है, जिसमें पटकोई, नागा, मणिपुर तथा लुसाई की पहाड़ियाँ शामिल हैं। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ मिलती हैं। इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बल्टोरा, बियाको तथा बतूरा प्रमुख हैं। यहाँ कई प्रसिद्ध दर्रे भी हैं, इसमें जम्मू कश्मीर में जोजिला और बुर्जिल दर्रा, हिमाचल प्रदेश में लाचला और सिपकिला दर्रा, उत्तरांचल में थांगला तथा सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा प्रमुख हैं। उत्तर पर्वतीय भाग के दक्षिण विशाल समतल भूभाग है, जो गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के तलछटों के निक्षेप से बना है। इसकी औसत गहराई 460 मीटर है। इस समतल भूभाग के मध्य अरावली पर्वत के आ जाने के कारण सिंधु और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इस अवशिष्ट पर्वत के पश्चिम में तथा गंगा और उसकी सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानंदा, सोन आदि पूरब में बहती है। अरावली पर्वत इस प्रकार जल विभाजक का काम करता है। तो फ्रेंड्स, अरावली पर्वत जो है वो जल विभाजक का काम करता है। भारत का दक्षिणी भाग पठारी क्षेत्र है, जिसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। सतपुरा के दक्षिण तापी नदी घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण कछारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो नर्मदा और तापी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इस पठारी क्षेत्र के उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत है। इसके पश्चिम और पूर्व में कई पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 3 प्रमुख दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट के नाम से जाने जाते हैं। पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी है। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती है और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों में उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नल्लामलई, पालकुंडा और बेलुकुंडा तथा तमिलनाडु का अन्नामलई, पचामलई, शिवराय, पालनी, वेलगिरी उल्लेखनीय है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर
तटीय मैदानों का विकास हुआ है। पश्चिम में यह मैदान संकीर्ण एवं कटा-छटा है, जबकि पूर्व में चौड़ा एवं समतल है। कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप में उज्जमन से बना हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान के उत्तर पश्चिम में शुष्क प्रदेश है, जो राजस्थान की मरुभूमि कहलाता है। यह थार मरुस्थल का एक भाग है। यहाँ रेतों के अनेक टीले मिलते हैं, जो वायु की दिशा में लंबवत फैले हैं। दक्षिणी भाग में जहाँ बहुत तेज हवाएं चलती है, वहाँ बालू के टीलों का ढाल हवाओं की गति की ओर लंबी, सरल और लहरादार है, किंतु दूसरी ओर इसका ढाल अधिक खड़ा होता है। इनकी ऊंचाई 120 से 150 मीटर तक होती है। भौतिक विभाग। सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं: हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। हिमालय पर्वत श्रेणी। भारत की उत्तरी सीमा पर फैला हिमालय पर्वत श्रेणी भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित मुर्दार पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला है। फ्रेंड्स, इसकी लंबाई एनसीईआरटी में 2400 किलोमीटर दी गई है, तो दोनों हम लोग याद रखेंगे। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 160 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है और इसकी 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इस श्रृंखला की विशेषता यह है कि इनमें सर्वाधिक ऊंचे शिखर तथा हिमालय के सभी प्रमुख शिखर मौजूद हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। वहीं K2, जो कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यह है 8611 मीटर ऊंची। कंचनजंगा, जो भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। मकालू, जो कि नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। नंगा पर्वत भारत में है और इसकी ऊंचाई है 8124 मीटर। अन्नपूर्णा, जो कि भारत में है और इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। कामेट, जो है भारत में है, 7756। नमचा बरुआ भी 7756 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये दोनों भारत में है। गुरु मंधाता, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ये जो है एग्जाम में पूछा भी गया है और इसकी ऊंचाई है 7728 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां भी फैली है। इनमें जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय की ही एक श्रेणी है। तो फ्रेंड्स, जास्कर पर्वत श्रेणी किसकी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है? तो ये महान हिमालय का ही हिस्सा है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख पर्वत श्रेणी है। तो फ्रेंड्स, लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो जास्कर के उत्तर में है। हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। इसका शिखर K2 भारत का सबसे ऊंचा और संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसे गॉडविन ऑस्टिन तथा गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि गॉडविन ऑस्टिन तथा गौरीनंदा पर्वत का दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम लोग K2 के नाम से जानते हैं। ठीक है। महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छठी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो हिमालय का सबसे कटा छांटा श्रृंखला कौन सा है? तो लघु हिमालय। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई जो है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में 3700 लेकर 4500 मीटर के बीच दिया गया है, जबकि इसमें 1800 से 4500 मीटर दिया गया है। यहाँ की कुछ चोटियाँ 5000 मीटर से अधिक ऊंची है। यहाँ नदियाँ 1000 मीटर तक गहरे गाज से होकर बहती हैं। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीने बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी में इसी भाग में
स्थित है। कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी इसी भाग में स्थित है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि है। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, खिलनमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय अथवा शिवालिक कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। यह पश्चिम में पुतवार के पठार क्षेत्र से होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला है। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ कहाँ तक फैला है? तो ये पश्चिम में पुतवार के पठार क्षेत्र से होकर पूरब की ओर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के मध्य है, जबकि एनसीईआरटी में इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य दिया गया है। 1200 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है। यह हिमालय का सबसे नवीन पर्वतीय भाग है। इसमें कुछ विस्तृत घाटियाँ भी है जिसे दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून या पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार इत्यादि। तो फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीपुर द्वार किस श्रेणी में है? तो हिमालय के शिवालिक श्रेणी में है। बिहार में पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग इसी श्रृंखला के अंतर्गत आता है। बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहलाती है। उपयुक्त विभाजन के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमाचल हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर वर्गीकरण, नाम और हिमालय सीमा यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, यह सिंधु एवं सतलुज नदी के बीच स्थित है। हिमाचल, जिसे कुमायूं हिमालय भी कहा जाता है, सतलुज एवं कालू नदी के बीच स्थित है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के बीच स्थित है। असम हिमालय तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों, जो अवसादी शैलें हैं, से बनी हुई है। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकोई, नागा तथा लुसाई मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। हिमालय की दक्षिणी ढाल बहुत तीव्र है, जबकि उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। तो फ्रेंड्स, हिमालय की दक्षिणी ढाल जो है बहुत तीव्र है और वहीं उत्तरी ढाल जो है अपेक्षाकृत धीमी है। इसलिए उत्तरी ढलान पर दक्षिणी ढलान की अपेक्षा हिमानियों का विस्तार अधिक है। तो फ्रेंड्स, कहाँ पर हिमानियों का विस्तार अधिक है? तो उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलान की अपेक्षा अधिक हिमानियाँ पाई जाती है। उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना यह विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से इस भाग का निर्माण हुआ है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस विशाल मैदान के मोटे तौर पर 4 उपभाग हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान कहलाता है। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंजाब और हरियाणा का पश्चिमी भाग इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली और इसके सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज है।
रावी और ब्यास के दोआब को ऊपरी बड़ी दोआब कहा जाता है तथा ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को बिस्ट दोआब कहा जाता है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है तथा सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यह मुख्यतः अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश है। बालुका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ जिन्हें टोर कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। इस प्रदेश में सांवर, डेगना, दिद्वाना तथा कुचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्तीय मैदान या गंगा मैदान कहते हैं। यह विशाल मैदान का तीसरा उपभूभाग है। यह घग्गर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया। ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र शामिल है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, इसमें इलाहाबाद से फरक्का तक का क्षेत्र शामिल है। निचली गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है जो पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। उत्तरी पश्चिमी भाग की शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ से बना हुआ है। यहाँ गंगा का मैदान 2 भागों में बटा है। ये है उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं जिसके कारण यहाँ क्षारण झील, दलदल और चोर भूमि का विस्तार होता रहता है। दक्षिणी भाग के मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु तथा चानन है। ये नदियाँ ग्रीष्मकाल में सूख जाती है या जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और टाल कहा जाता है जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान असम राज्य में सदिया के उत्तर पूर्व से होकर धोबी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबी है। और यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र मैदान की लंबाई असम में कितनी है, तो फ्रेंड्स 650 किलोमीटर है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी और ऊंचे पहाड़ी भाग हैं। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होती जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित मजोली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर दिए जाते हैं। इस निक्षेप को भावर कहा जाता है। भावर प्रदेश में छोटी छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती है, किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियाँ या सरिताएँ पुनः प्रकट होती है और नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है तो यह तराई कहलाता है। यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले हुए हैं जो वन प्राणियों से भरा होता है। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं वहाँ नदियों के ढाल का बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, उन्हें बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। नए कछारी भाग जो निचले मैदान है और जहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, खादर कहलाता है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्नवीनीकरण होता है, इसलिए यह उपजाऊ होते हैं और गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत और पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी घाटियाँ एवं गुंबदकार पहाड़ियाँ हैं। इन पठारी भाग को 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूरब में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है।
यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके सुदूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूरब में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार है। सतपुड़ा 1350 मीटर ऊंची धूपगढ़ चोटी पंचमढ़ी पहाड़ी पर है। इस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार भी एक सुस्पष्ट पठारी इकाई है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिले के दक्षिणी सीमा तक है। इस पठारी भाग में बहने वाली नदियां दामोदर, सोन और स्वर्णरेखा है। इसका पश्चिमी मध्यवर्ती भाग 1100 मीटर ऊंचा है, जो पात क्षेत्र कहलाता है और छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है। रांची का पठार इसके पूरब में है तथा इसकी ऊंचाई औसत 600 मीटर है। तीसरा पठार निचले हजारीबाग का पठार है। इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर ऊंची है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में तापी की घाटी है। नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली है। दिल्ली के निकट इनसे दिल्ली की पहाड़ियां कहते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई 300.920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यहाँ लावा द्वारा निर्मित है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई 2134 मीटर तक है, किंतु पूरब और उत्तर की ओर इसकी गहराई अपेक्षाकृत कम है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसे सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा है। दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी की पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2670 मीटर ऊंची है, लेकिन दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी 2695 अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक दक्षिणी पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में पूर्वी घाट पर्वत फैले हैं। यह पश्चिमी घाट से बिल्कुल भिन्न है। यह अधिक कटा छाटा है तथा पहाड़ियों के रूप में है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलई, पालकोंडा तथा तमिलनाडु में अन्नामलई, पचमलई, शिवराय, पलनी तथा बेलमगिरी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा पृथक है। ये नदियां उपजाऊ मैदान तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। तटीय मैदान। दक्षिण के पठार के दोनों किनारों पर तटीय मैदान का विस्तार है। इन मैदानों का निर्माण समुद्री क्रियाओं द्वारा या नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के द्वारा हुआ है। इस मैदान के 2 बड़े भाग हैं। ये है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला है। इसकी औसत चौड़ाई 10.60 किलोमीटर के मध्य है। इस मैदानी भाग में बहने वाली नदियां अत्यधिक तीव्र गति से बहती हैं, इसलिए नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। इसके दक्षिण भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलूर और कोची बंदरगाह ऐसे ही लैगून पर स्थित है। यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदान का निर्माण भी हुआ है, जिनमें सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय मैदान मुख्य है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तटीय मैदान कहा जाता है। नदियों की तीव्र गति होने के कारण प्रायः सभी नदियों द्वारा मुहाने पर एस्चुरी का विकास हुआ है। नदियों की तीव्र गति का यह मैदान काफ़ी कटा छटा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। यह भाग उत्तर में गंगा मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा है और ऊपरी भाग अधिकांशतः
अधिकांशतः नदियों के निक्षेप से बना है। इसके निचले भाग में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों ने पठार के निचले भाग से अवसाद लाकर निक्षेपित किया है। इस मैदान में तट के निकट फैले रेत के टीलों से घिरा हुआ छिछला लैगून निर्मित है, जिसे झील की संज्ञा दी गई है। इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरमंडल तट कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिम में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है, जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहा जाता है। यह 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यह प्राय शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बरसात के इस मौसम में कुछ नदियाँ नजर आती है, जो कि कुछ समय के बाद बालू में विलीन हो जाती है। यहाँ बालू के टिब्बों एवं बरखान का विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी लूनी है। यह भारत में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का अंत कच्छ के रण में हो जाता है। द्वीप समूह। भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप हैं। तो भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत कितने द्वीप हैं? तो फ्रेंड्स 1256 द्वीप हैं। ये मुख्यतः दो समूह में है। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है, जिसमें से 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। तो कितने द्वीपों पर आबादी पाई जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह की संख्या 572 में से 36 द्वीपों में आबादी पाई जाती है। अरब सागर में 47 द्वीप है। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित हैं। भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। इसी प्रकार से गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समूह को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती। ये द्वीप जलमग्न पर्वतों के ऊपरी भाग हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जो कि दिसंबर 2004 में आई सुनामी में पूर्णतः डूब गया था, किंतु फिर भी यह अपनी पूर्व स्थिति में प्रकट हो गया है। अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूरा द्वीप समूह परवाल निक्षेप से बना है और 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार जब हम भारत के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ साथ ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तर का पर्वतीय भाग जल और वनों का बड़ा स्रोत है, तो विशाल मैदान अन्न का भंडार है। वर्तमान में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता चला है कि बिहार के गंगा बेसिन में खनिज तेल का भी विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त विशाल मैदान प्राचीन सभ्यताओं का विकास का भी आधार रहा है। दक्षिणी पठारी भाग खनिज संपदाओं से भरा है, जो हमारे औद्योगिक विकास में भरपूर सहायक है। तटीय मैदान चावल की कृषि और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर अनेकों पत्तन का भी विकास हुआ है। इस प्रकार ये भौतिक विविधताएं भारत की प्राकृतिक संपदा का भी आधार है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट जो है भारत में स्थित नहीं है, जबकि K2 कॉमेट नंदा देवी ये भारत में ही स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की शिवालिक श्रेणी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो फ्रेंड्स इसके निर्माण में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। नेक्स्ट है सैडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स 732 से लेकर 738 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? तो फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने 9th क्लास की SCERT के सेकेंड चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।